हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे अतीत की बुक का। थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। जैसे कि आपको पता है मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। सबसे पहले है कि हड़प्पा की कहानी, ठीक है। हड़प्पा के बारे में मैं आपको बताऊँगी कैसे हड़प्पा की खोज हुई। तो लगभग 150 साल पहले क्या होता है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो फिर क्या हुआ कि इस काम में जो भी इंजीनियर काम कर रहे थे उन्हें अचानक से हड़प्पा पुरस्थल मिला। जैसे कि आपको पता है जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी इट मीन रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जाती है, ठीक है, तब जाकर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो जैसे ही वो खुदाई कर रहे थे उस खुदाई में हड़प्पा पुरस्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। मतलब इस टाइम पे वो पाकिस्तान में है स्थल। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई, ठीक है। और यह सभ्यता 4700 साल पहले डेवलप हो चुकी थी थी मतलब 4700 साल पहले की ये सभ्यता थी। हड़प्पाई नगरों की विशेषता, इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो है नगर दुर्ग और एक है निचला नगर। नगर दुर्ग जो था ये वेस्टर्न हिस्सा था, ठीक है, जो कि ऊंचाई पर बना हुआ था और छोटा भी था। जैसे यहाँ पर क्या है, छोटा सा वेस्ट साइड में जो है ऊंचाई पर बना हुआ एक टीला है, नगर दुर्ग जिसे कहा गया है, और छोटा भी है। और दूसरी बात पश्चिम साइड में है। पहली बात है कि ये छोटा है, दूसरी बात ये पश्चिम वाली साइड में है, और तीसरी बात ये है कि ये ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है। और एक इस तरह से बड़ा सा है यहाँ पर टीला, इसे निचला नगर कहा गया है। ये पूर्वी हिस्सा था, मतलब पूर्व वाली साइड में है। दूसरी बात कि निचले हिस्से पर बना हुआ है, और तीसरी बात ये बड़ा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। अब जो ऊपर है वो पश्चिम वाले हिस्से में है और वो छोटा है, और जो नीचे है वो बड़ा है और वो पूर्व वाले हिस्से में है, ठीक है। तो देखिए दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की ही बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो, इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो भी मिला है ना हमें खुदाई में। तो खुदाई में 2 स्थल जो हमें मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था, ठीक है। तो प्लास्टर क्या होता है, जिसे आज हम पीओपी बोलते हैं, उससे ये बनाया गया था। चूना हम इसे कहते हैं प्लास्टर को, है ना। तो इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि इसमें से पानी का रिसाव ना हो, मतलब पानी ना रिसे। तो इसमें क्या लिखा है कि इस नगर में एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। स्नानागार होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें कि वाटर होता है, जिसमें कि लोग नहाते हैं, जैसे आजकल गुरुद्वारे में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से बड़ा सा स्नानागार था जो कि ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। तो इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर यहाँ पर कमरे बने हुए थे, ठीक है। सेम वही पोजीशन है जिस तरह से आजकल गुरुद्वारों में होता है, ठीक है। तो चारों तरफ जो है, लेकिन इसमें 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये बात याद रखना। और चारों ओर कमरे बने हैं। कालीबंगा और जो लोथल है वहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर आग जलाई जाती होगी।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पर भंडारे दिए जाते हैं, है ना। भंडारे बनाए जाते होंगे, भंडार घर जिसे हम बोलते हैं। जैसे आज के टाइम में हम इसे अनाज मंडी बोलते हैं। आई थिंक यही चीज़ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। तो कालीबंगा और लोथल वो जगह है जहाँ पर अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो है जहाँ पर हमें भंडार गृह मिले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अनाज मंडी। आज के टाइम पे हम इसे अनाज मंडी ही बोलते हैं। ठीक है। भवन, नाले और सड़कें क्या होता है, तो इस नगरों के घर जो हैं, इन नगरों के जो घर थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। उसके बाद है कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था। जिनके जैसे बड़े बड़े घर होते थे तो उनके पास एक अलग से स्नानागार भी होता था। वैसे जो नॉर्मल लोग थे, ठीक है, गरीब लोग थे, उनके पास तो नहीं होता था, लेकिन जो बड़े घरों के लोग थे उनके घर में एक अलग से भी स्नानागार होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है। मतलब अब जैसे उन्होंने घर बनाया तो घर में बहुत अच्छे तरीके से आंगन बनाया, फिर उसके चारों ओर कमरे बनाए। ठीक है। फिर एक अलग स्नानागार भी बनाया, उसमें कुएं थे, मतलब इतने सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही बनाने का एक अच्छा मतलब अच्छे तरीके से बनाए गए थे घर, है ना। नगरों में ढके हुए नाले भी होते थे। ऐसे नहीं कि जिस तरह अब ओपन नाले होते हैं उसमें मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो नाले होते थे वो ढके हुए होते थे, ताकि तो जब उनकी सफाई करनी होती थी तो जिस चीज़ से वो ढके होते थे उन्हें हटाकर सफाई कर दी जाती थी और फिर दोबारा से उन्हें ढक दिया जाता था। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था सब कुछ। और जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, विकसित थी। ठीक है। हर चीज़ को योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे जो कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार बनाते थे, बर्तन बनाते थे। चांदी और सोने से गहने बनाया करते थे, बर्तन, जो चट पत्थर थे, मनके। कार्नियल नाम का एक पत्थर है जो कि हड़प्पा के लोग उस पत्थर की मोहरें बनाते थे। कार्निलियन, ठीक है, कार्निलियन पत्थर है जिस पत्थर से हड़प्पा के लोग मोहरें बनाते थे, मोहरें। ठीक है। तो देखिए, नगरीय जीवन में आपने क्या देखा कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग जो हैं निर्माण कार्य में कुशल थे, संलग्न थे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी सब मिलते हैं, सब मिले थे। ठीक है। और लिपिक में आपने देखा कि कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। लिपिक मतलब, लिपि हम बोलते हैं लिखना, लिखने वाले को हम लिपिक बोलते हैं। ठीक है। उस टाइम पे तो कुछ लोग शिल्पकार थे जो कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार बनाते हैं, उन्हें हम शिल्पकार कहते हैं। और चांदी और सोने से जो गहने बनाते थे, बर्तन बनाते थे। ठीक है। और मनकों से जो है मोहरें बनाते थे। मोहरें क्या होते हैं? मुद्रा, सिक्के। ठीक है। तो ये चीज़ें बनाई जाती थी। नगरीय जीवन मतलब बहुत ही अच्छा था उनका। फेयंस क्या होता है?
जो बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर का चूर्ण होता है, ठीक है, बालू बनता किससे है? एक्चुअल में जो स्फटिक पत्थर है उसी के चूर्ण को बालू कहा गया है। स्फटिक पत्थर के से जो चूर्ण बनाया गया तो उस चूर्ण को ही बालू का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर के चूर्ण हैं, ठीक है, उसको गोंद में मिलाकर तैयार किया गया जो पदार्थ बना, उस पदार्थ का नाम रखा गया है फेयॉन्स, ठीक है। किससे बना है? बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर का चूर्ण है उसमें गोंद को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो चीज़ बन के आई है, जो पदार्थ बन के आया है, वो क्या है? फेयॉन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ फेयॉन्स कहलाता है। कच्चा माल कहाँ से मिलता था? तो देखिए, सबसे पहले कच्चा माल क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले उसे हम कच्चा माल कहते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ कल भी मैंने आपको पढ़ाया, मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है, और यहाँ पर 8,000 साल पहले हमने देखा कि कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो लिखा है कि 7,000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी, ठीक है। 8,000 साल पहले इस जगह पर कृषि का विकास हुआ है, लेकिन उससे 1 साल कम यानी कि 7,000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती हुआ करती थी। और कपास होता क्या है, ठीक है। तो कपास की खेती यहाँ पर होती थी, और उससे फिर जो है कपास जो है कपड़े बनाने में काम आता है, उससे धागे वगैरह बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है, और वहाँ की मिट्टी काली होगी तभी यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। यस। कच्चे माल का आयात कहाँ से होता है? जो तांबा है वो राजस्थान से होता, मतलब मिलता है हमें, ओमान से मिलता था। तांबा हमें राजस्थान से और ओमान से मिलता था। राजस्थान तो हमारे जो है इंडिया का स्टेट है, और ओमान जो है एक कंट्री है। तांबा हमें राजस्थान और ओमान से मिलता है। सोना हमें कर्नाटक से मिलता है, ये भी इंडिया का एक स्टेट है। टीन जो कि हमें ईरान से मिलता है, ये एक कंट्री है, देश है, ठीक है। और बहुमूल्य जो पत्थर है वो हमें गुजरात से मिलता है। तो तांबा हमें मिल रहा है राजस्थान से, ओमान से, सोना कर्नाटक से, टिन ईरान से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। भोजन, हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे, ठीक है। यहाँ पे लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाया करते थे। जुताई के लिए हल का भी यूज़ करते थे, ठीक है। और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा। तो जुताई के लिए हल का यूज़ करेंगे। अब हल चलाने के लिए किसकी नीड है? बैल की। तो बैल का भी ये पालन पोषण करते थे, मतलब बैल को भी पालते थे ये लोग, है ना। कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया, गाय, भेड़, बकरी, बैल, ये पशुओं को पालते थे, और गेहूँ, जौ, दाल, मटर ये सब कुछ उगाते थे। और सिंचाई जब करते थे उसके लिए जल संचय किया जाता है। संचय क्या होता है? इकट्ठा करना। अब जल को कैसे संचित करेंगे? या तो वो नदियों का पानी इकट्ठा कर लेते थे बांध बनाकर, ठीक है। या फिर बारिश का पानी है उसको, वो तो इजीली खेतों में ही जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से वो जल संचित करके खेतों में सिंचाई करते थे, ठीक है। तब जाकर भोजन की प्राप्ति होती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे, और बेर को इकट्ठा करना, मछली पकड़ना और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। बेर को इकट्ठा करते थे, बेर तो खाने के काम आएगा। मछलियों को भी खाते थे उस टाइम पे, आई थिंक लोग,
ठीक है। तो मछलियाँ पकड़ना और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। धोलावीरा क्या होता है? धोलावीरा जो है एक जगह है गुजरात में, और ये जो स्थान है खदीर बेट के किनारे बसा है। गुजरात में खदीर बेट है जिसके किनारे पर ये शहर जो भी जगह है बसी है, जिसका नाम है धोलावीरा। इस नगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है धोलावीरा को, और तीनों हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। इसमें बड़े प्रवेश द्वार थे और एक खुला सा मैदान था इसमें, जिसमें कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। ठीक है। तो इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। ये जो धोलावीरा स्थान मिला है, इसमें क्या हुआ कि जो हड़प्पा लिपि थी उसके बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया है, मतलब पत्थरों में खुदा हुआ देखा गया है इस लिपि को, जो हड़प्पा की लिपि थी। लोथल क्या है? खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। तो लोथल भी गुजरात में ही होगा, है ना। तो धोलावीरा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली एक जो साबरमती नदी है, ठीक है, साबरमती जो उप नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ एक शहर जिसका नाम लोथल। अभी ये जो हमने पढ़ा धोलावीरा, ये खदीर बेट के किनारे बसा है, और लोथल जो हम पढ़ रहे हैं ये साबरमती उपनदी के किनारे बसा है। ठीक है। यहाँ पर शंख, मोहरे, मुद्रांकन और मोहरबंदी और भंडार गृह भी मिले हैं। शंख वगैरह, ठीक है, मोहरे यानी मुद्रांकन और मोहरबंदी यहाँ पर मिली है, और भंडार गृह जिसे हम अनाज मंडी कहते हैं ये हमें यहाँ पर मिला है। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं लोथल में। सभ्यता के अंत के कारण क्या वजह थी कि इस सभ्यता का अंत हुआ? क्योंकि हमें पता है 4700 साल पहले ये जो सभ्यता थी जो है दब चुकी थी, है ना। उसकी वजह क्या थी, मतलब कैसे ये सभ्यता समाप्त हुई? तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो नदियाँ थी वो सूख चुकी थी, जंगलों का विनाश हो गया था। क्योंकि जब नदियाँ सूख जाएंगी तो जंगलों का विनाश तो होगा ही। जंगल कैसे बचेंगे? पॉसिबल ही नहीं है बिना पानी के। बाढ़ आ गई, अब बाढ़ तो आएगी, क्योंकि जंगल नहीं है तो हरा भरा मौसम नहीं है, हरियाली नहीं है तो उसे ऑक्सीजन की कमी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बाढ़ आएगी, ग्लेशियर्स जो है पिघलेंगे जिसकी वजह से बाढ़ आएगी, और चरागाह भी समाप्त हो जाएंगे। और चरागाह तो समाप्त होंगे ही, क्योंकि जब बाढ़ आएगी वो जो है घास के मैदान इतने सॉफ्ट होते हैं उनको तो वो बहा कर ही ले जाएगी। उसके बाद शासकों का कंट्रोल यहाँ पर से समाप्त हो गया था और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तो जिसकी वजह से ये जो सभ्यता है इसका अंत हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।